हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के इतिहास अध्याय 3, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। ओके, तो दोस्तों चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ भारतीय इतिहास के कालखंडों के बारे में समझाना चाहता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक है 2350 बीसी से 712 एडी तक। दोस्तों, बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी मतलब होता है एडिनो डोमनी। बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह से 2350 साल पहले का समय और ईसा मसीह के जन्म के 712 साल के बीच का समय को हम लोग क्या कहते हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास कहते हैं। ओके, इसके बाद 712 से 1757 तक के बीच के समय को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसके बाद 1757 से 1947 इसके बीच वाले समय को हम लोग बोलते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। तो हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग ये कालखंड को पढ़ने वाले हैं, यानी 712 से 1757 के बीच वाले कालखंड को। आइए हम लोग जानते हैं कि 712 से 1757 के बीच में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो 712 से 1757 को 2 भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास काल, जो कि 712 से लेकर 1192, इस टाइम पीरियड को पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास कहते हैं। दूसरा है 1192 से 1757, ठीक है, इसके बीच वाले टाइम पीरियड को उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास कहते हैं। तो हम लोग का इस वीडियो में पढ़ना है 1192 से 1757 के बीच में जो भी घटना घटी, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं कि 712 से 1192 के बीच में कौन कौन सी घटना घटी। 712 ईस्वी में एक तुर्क शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, और उस समय हमारे भारत में एक राजा था जिसका नाम था दाहिर। 712 ईस्वी में उसने यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और राजा दाहिर को हराया, और यहाँ से बहुत सारे धन को लूट मार करके और अपने वतन लौट गया। ओके, इसके बाद कहा जाता है कि इसके बाद मोहम्मद गजनी आया, वो भी हमारे भारत में लूट मार करके और चला गया। इसके बाद मोहम्मद गौरी आता है जिसका नाम था मुइज़ुद्दीन गौरी, ठीक है, वो भी भारत आता है, लेकिन वो भारत लूट मार करने के लिए नहीं आता है, अपने क्षेत्र विस्तार के लिए वो आता है और अपना क्षेत्र विस्तार करता है। और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी का हार होता है। जस्ट उसके दूसरा साल यानी 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराता है, और इसके बाद कुछ समय तक अपने गुलामों को देकर, भारत का क्षेत्र देकर, और वो आपस वतन लौट जाता है, अपने क्षेत्र लौट जाता है, अपने देश में लौट जाता है। और कुछ दिनों के बाद यानी 1206 ईस्वी में इसका मृत्यु होता है, और 1206 ईस्वी के बाद स्टार्ट होता है मामलुक वंश यानी कि गुलाम वंश। ओके, तो हम लोग का मेन चीज़ हम लोग का पढ़ना है इसमें। इस वीडियो में हम लोग 1192 से 1526 ईस्वी के पहले वाले काल को हम लोग का पढ़ना है, ठीक है। ये आ जाता है आधुनिक में, लेकिन हम लोग का 1192 से लेकर के 1526 ईस्वी के बीच वाले काल को पढ़ना है, ठीक है। इसमें कई वंश आए और वो शासन किए, वो अलग अलग ढंग से शासन किए, किस तरह से, कौन सी ढंग से
शासन किए, कौन कौन से नीति अपनाए, इस वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट तक आपको समझ में आने लगेगा। यदि आप इतिहास कभी नहीं पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल शुरुआत से समझाने वाला हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ने वाला हूँ और आपको समझाने का कोशिश करूँगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप हर जगह पे फैलाने का कोशिश कीजिएगा ताकि मेरा ये मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए और भी ऐसे नए नए वीडियो बनाने का कोशिश करूं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और उस मेहनत को आप इसी तरह से चुका सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारत एक विशाल देश है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। ठीक है, उत्तर क्षेत्र में स्थित दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है, जो कि आज हमारे यह भारत की क्या है, राजधानी है। तोमर क्या है और चौहान क्या है, तो ये दोनों वंश थे, है ना। इसने भारत पे क्या किए थे, शासन किए थे। इसके समय में दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था। लगभग 800 वर्ष से पहले तुर्क के शासकों ने दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित की। इससे पहले दिल्ली सल्तनत के नाम से इससे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। ओके, यानी कि आज से 800 साल पहले दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत को स्थापना किसने किया था। दिल्ली सल्तनत को स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, और 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का काल चलता है। और इस टाइम पीरियड में 5 वंशों ने 320 साल तक शासन किया, जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर था। आगे, जिसका नियंत्रण इस महाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर था। इन सुल्तानों ने दिल्ली में अनेक नगर बसाए। इनमें से दिल्ली एक कुहना, सिरी हो गया और जहांपना हो गया। ओके, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे कुछ टेबल बनाकर दिया गया है, जिसे भी देख लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक और उसके वंश यहाँ पे कुछ दिया है, तो चलिए जानने का कोशिश करते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था मामलुक वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश, पांचवा था लोधी वंश। मामलुक वंश में यहाँ पे 3 शासकों को दिया गया है नाम। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, और एक और शासक है दोस्तों जिसका नाम है गयासुद्दीन बलबन। ओके, इसके बाद खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश में खिजर खां, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह। आगे है लोधी वंश में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ये सभी शासकों ने इस सल्तनत काल में शासन किए और इन सभी के बारे में हम लोग का एक एक करके इस चैप्टर में पढ़ना है। थोड़ा दोस्तों यहाँ पे इस वंशज को याद करने के लिए, इस वंश को याद करने के लिए यहाँ पे ट्रिक लिखे हैं। गुलाब के फूल खिले तो सुगंध लो, यानी कि गुलाब से क्या हो जाएगा, गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तुगलक वंश, सुगंध से हो जाएगा सैयद वंश और लास्ट से हो जाएगा लोधी वंश। ओके, तो आप इस ट्रिक के मदद से भी इन वंशों को आप याद कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपर्युक्त सूची में आपने देखा कि इन वंशों के विभिन्न शासकों ने योग्यता के आधार पर दिल्ली पर कई शताब्दियों तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास जानने के लिए अनेक स्रोत हैं, जिनमें से ऐतिहासिक साहित्य है। यानी हम कैसे जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में कौन कौन सी घटना घटी थी, तो ऐतिहासिक साहित्य की मदद से जानेंगे, अभिलेख की मदद से जानेंगे,
सिक्के की मदद से जानेंगे और भवन निर्माण कला की मदद से भी जानेंगे। आइए हम सल्तनत कालीन राजवंशों पर चर्चा विस्तार से करते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग जाने मामलुक वंश। मामलुक वंश को अरबी भाषा में मामलुक वंश जो है एक अरबी भाषा है जिसका अर्थ होता है गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता की संतानें। इस वंश के 11 शासकों में 3 शासक ऐसे थे जो कि गुलाम थे। ऐबक था, और जो कि ऐबक किसका गुलाम था, तो ये था मोहम्मद गौरी यानी मुइजुद्दीन गौरी का ये क्या था, गुलाम था। और इल्तुतमिश, इसके बाद बलबन, ये तीनों क्या थे, दास थे। गजनी और हेरात के मध्य स्थित गोर के शासक शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन गौरी, इसका पूरा नाम था शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन गौरी, ने भारत पर कई आक्रमण किए थे। ठीक है। तराइन के पहले युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है, और कहा जाता है कि तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी का यानी मुइजुद्दीन गौरी घोड़े पर से गिरकर घायल हो गए थे और बेहोश हो गए थे, जिसमें इसका जो सेनापति था इसे घोड़े से उठा करके और अपने क्षेत्र में ले गया, और पीठ दिखा करके ये इसका सेना भी भाग रहे थे। इस समय पृथ्वीराज चौहान चाहता तो इसे मार सकता था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत राजा था, और ये राजपूत होने का पहचान दिखलाया कि किसी भी पीठ दिखाए हुए शत्रु को नहीं मारना चाहिए। ओके, और इन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी, और यही भूल का फ़ायदा मोहम्मद गौरी यानी मुइजुद्दीन गौरी ने 1192 ईस्वी के दूसरा तराइन का युद्ध में उठाया। अब यहाँ से हारने के बाद अगले ही वर्ष क्या हुआ, तराइन के दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मुइजुद्दीन गौरी का विजय हुआ, और गौरी भारत को विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपा, और वह गजनी लौट गया। कहा जाता है कि मुइजुद्दीन गौरी का 3 प्रमुख गुलाम थे, जिसका नाम था यल्दौज, दूसरा का नाम था कुबाचा, और तीसरा का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कहा जाता है कि जब इसका मृत्यु का समय नज़दीक आ गया था, उस समय इसका कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए इन तीनों गुलामों को अपने विजित क्षेत्र को तीनों गुलामों में बांट दिया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो क्षेत्र मिला था वो भारत का क्षेत्र मिला था। ओके, गौरी भारत का विजित प्रदेशों पर शासन का भार गुलाम सेनापति यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके और गजनी लौट गया, और कुछ सालों के बाद इसका मृत्यु हो जाता है। तो 1206 ईस्वी में गौरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक यानी 1206 ईस्वी में गौरी का मृत्यु होता है। तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र रूप से दिल्ली पर शासन का बागडोर संभालता है, यानी कि 1192 से 1206 के समय के पहले तक मोहम्मद गौरी के अधीन रह करके शासन कर रहा था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन जैसे ही इसका मृत्यु होता है तो ये स्वतंत्र हो जाता है और गुलाम वंश का स्थापना करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत काल का पहला शासक था। परीक्षा में आएगा, किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम में आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, या सल्तनत काल की स्थापना किसने किया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐसे भी आ सकता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसे भारत में मामलुक वंश अथवा दास वंश या गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी, यानी कि वर्तमान अभी जो लाहौर है वो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की अभी राजधानी है। ठीक है। उसने दिल्ली एवं अजमेर के मस्जिदों का निर्माण कराया था, और कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य जो था वो शुरू इसी ने करवाया था। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का शुरुआत किया, और इसका कंप्लीट करने का श्रेय इल्तुतमिश और
एक और तुगलक वंश के राजा थे जो हम लोग आगे लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है, इन्होंने कंप्लीट करवाया था। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को मृत्यु हो जाता है, सॉरी 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़ा से गिर गया और गिरने के बाद इसका मृत्यु हो जाता है, जिससे अगला शासक आने का उसका मौका मिल जाता है। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि ये खुद गुलाम था, और गुलाम अगर गुलाम की बात को नहीं समझता है, गुलाम के दर्द को नहीं समझता है, तो कोई और नहीं समझ सकता। ये गुलाम के दर्द को समझता था और ये लाखों रुपया का दान देता था। ओके, इसीलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। जब इसका मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर करके इसका मृत्यु हो जाता है, तो इसके बाद शासन की बागडोर इल्तुतमिश संभालता है। दिल्ली सल्तनत के आरंभिक इतिहास में जो शासक सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है वह है इल्तुतमिश। सुदृढ़ यानी मजबूत शासन स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश के पास अनेक चुनौतियां थी। दोस्तों, इंसान के जीवन में, इंसान के ज़िंदगी में अनेक प्रकार की चुनौतियां आती है, और उस चुनौतियों से लड़ करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और हिम्मत करने वालों को कभी हार नहीं होती। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा फिर जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, ज़िंदगी में अनेक प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन उस चुनौतियाँ से लड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो हमें इल्तुतमिश से सीखना चाहिए कि इसके ज़िंदगी में अनेक प्रकार के चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और उस चुनौतियों का सामना किया, और इसके बाद भी वो कई सालों तक शासन की बागडोर संभाला। इस चुनौतियों से निपटने के लिए उसने 40 दासों का संगठन, जिसका नाम था तुर्कान-ए-चहलगानी, बनाया। इसमें 40 दल कहा जाता था, 40वां दल कहा जाता था। इसने इक्तेदारी व्यवस्था भी चलाई थी। इक्ता मतलब होता है दोस्तों जमीन का टुकड़ा, ठीक है, यानी कि इसने किसी भी शासक, किसी भी अपने अधिकारी को अपने खजाने से वेतन नहीं दिया करता था। यह जीते गए क्षेत्र पर जो भी टैक्स वगैरह हो, या जो भी रुपया मतलब आता था जीते गए क्षेत्र से, या टैक्स आता था या कर आता था, उसी से वो बोलता था कि उससे आप अपना वेतन निकाल लो, और निकाल करके आप खजाने में जमा कर सकते हैं। तो इक्तेदारी व्यवस्था इसी ने चलाई थी। आपसे क्वेश्चन आएगा परीक्षा में कि इक्तेदारी व्यवस्था का सर्वप्रथम किसने भारत में चलाया था, तो वो था इल्तुतमिश। इक्ता राज्य का सबसे छोटा इकाई होती थी, मतलब एक तरह से गांव, मान लो एक बड़े राज्य में छोटा सा गांव जो था वो इक्ता था, ठीक है। 1221 ईस्वी में इसने, इसी के काल में चंगेज खान यानी खतरनाक एक मंगोल शासक था जिसका नाम था चंगेज खान, उसने भारत के सीमा तक आया था। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी का सोने का सिक्का इसी ने चलवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा कि सर्वप्रथम शुद्ध अरबी का सोने का सिक्का किसने चलवाया था, तो ये था इल्तुतमिश। वह दिल्ली की राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा कि वह दिल्ली का राजधानी बनाने वाला यानी इल्तुतमिश प्रथम शासक था, यानी प्रथम सुल्तान था। सुल्तान मतलब राजा यानी शासक। खलीफा, खलीफा क्या होता था दोस्तों, तो खलीफा एक प्रकार का धार्मिक गुरु होता था। मतलब मुस्लिम में एक धार्मिक गुरु को खलीफा कहा जाता था। खलीफा से अपने शासन का वैधानिक अधिकार प्राप्त करने वाला वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। यानी एक प्रकार का वैधानिक अधिकार, वैधानिक मतलब एक नियम
एक कानून से चलाने वाले अधिकार प्राप्त करने वाला वो दिल्ली सुल्तान का पहला शासक था। आगे हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। जब इसका मृत्यु हो जाता है तो कहा जाता है कि जितने भी इसका पुत्र थे वे सभी नक्कारे थे। नक्कारे मतलब होता है कि योग्य नहीं थे, शासन को चलाने का वो उसमें क्षमता नहीं था। और रजिया सुल्तान एक ऐसी महिला थी जिसमें राजा का सारा गुण था। इसमें बहुत तेज थी, फुर्तीला थी, युद्ध नीति का अच्छी तरह से ज्ञाता थी। ठीक है, तो इसके बाद रजिया सुल्तान आती है। तो इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है, परंतु कुछ ही समय बाद जन विरोध के कारण रजिया को गद्दी पर बैठने का मौका मिलता है। रजिया दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला शासक थी। उस जमाने में मुस्लिम धर्म में रजिया सुल्तान ने दिल्ली का प्रथम एवं अंतिम महिला शासक थी। ठीक है, और इसका शासक बनाने का श्रेय जो अभी पिछले हम लोग पढ़े तुर्कान ए चहलगानी, जो कि चालीसा दल कहा जाता था, उन्हीं लोगों ने मिलकर के इसे शासक बनाया था। रजिया का 4 वर्ष का अल्प शासन काल होने पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसने महिला वस्त्र त्याग दिया और पुरुष द्वारा धारण किए जाने वाला कब्बा यानी कि कुर्ता और कुलाह यानी कि एक प्रकार का पगड़ी को अपनाया था। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को तोड़ने और तुर्क और गैर तुर्क शासक वर्ग के शक्ति को संगठित करने का प्रयास किया था। ओके, आगे हम लोग जानेंगे। सामंतों का वर्ग पुरुष प्रधान समाज में एक महिला की सत्ता के आगे सिर झुकाने को तैयार नहीं थे। दोस्तों, इसमें सारा गुण था। रजिया सुल्तान एक योग्य महिला शासक थी, लेकिन जो पुरुष वर्ग का जो सामंत था, जो प्रधान समाज थे, वे इस शासक के सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं थे क्योंकि यह महिला थी। दूसरी ओर उलेमा के मतानुसार इस्लाम में महिला को सुल्तान का पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। उलेमा जैसे हम लोग का भगवत गीता है, रामायण है, उसी प्रकार से एक प्रकार का ग्रंथ था उलेमा मुस्लिम धर्म में। इसके मत अनुसार महिला को सुल्तान का पद ग्रहण करने का अनुमति नहीं था। कुछ इतिहासकार तुर्क सरदारों की महत्वाकांक्षा को ही रजिया की असफलता का कारण मानते हैं। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि रजिया थोड़ा सा निरंकुश शासिका बन गई थी। ठीक है, इसीलिए उसका असफलता का कारण बना। कई इतिहासकारों ने रजिया की प्रशंसा की है। एक इतिहासकार जिसका नाम है मिनहाज उस सिराज, उसने लिखा है रजिया एक महान शासिका थी, बुद्धिमान थी, न्यायप्रिय थी, उदारचित थी और प्रजा का शुभचिंतक, प्रजापालक और अपनी सेनाओं को कुशल नेत्री थी। उसमें एक कमी था तो वो था क्योंकि वह स्त्री थी। ठीक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी में से यह सबसे श्रेष्ठ थी। ठीक है, सब सारा गुण इसमें था। राजा का जो शासक का जो गुण होना चाहिए इसमें सारा चीज था, लेकिन एक ही कमी था इसमें क्योंकि यह स्त्री थी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे बलबन के बारे में। बलबन यानी कि एक खतरनाक शासक, ये भी एक प्रकार का गुलाम था और इसने भी शासन किया। यानी रजिया सुल्तान के बाद कुछ सालों के बाद यानी 1266 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा और 1287 ईस्वी तक 1284 ईस्वी तक इसने शासन किया था। दोस्तों, डेट थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग बलबन की दुनिया में चलते हैं, आज से 800 साल पहले की दुनिया में। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने एवं अपने विरोधियों को दमन के लिए लौह और रक्त नीति अपनाई थी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है।
लौह और रक्त नीति का अपनाने वाला जो शासक था वो था बलबन। उसने 40 दासों का दमन किया था। ये भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि 40 दासों का दल जो कि इल्तुतमिश ने बनाया था, उसको दमन यानी कि नष्ट किसने किया था? तो वो था बलबन। वह निरंकुश राजत्व का सिद्धांत पर विश्वास रखता था। यानी निरंकुश राजा, निरंकुश मतलब होता है कि उस राजा के प्रति कोई भी आदमी यानी कोई भी नागरिक हो या अधिकारी हो बोल नहीं सकता है। वो उसको जो मन में आएगा वो करेगा। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि होता है। यानी कि बलबन के अनुसार कहा जाता है कि बलबन खुद बुक लिखा था कि मतलब जो भी हम नियम बनाएंगे वो क्या होगा? ईश्वर का नियम होगा। ठीक है। उसने ईरानी त्योहार नौरोज उत्सव मनाना शुरू इसी ने किया था। उसने राज दरबार में सिजदा और पाबोस नामक ईरानी प्रथा की शुरुआत इसी ने किया था। ये भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सिजदा और पाबोस नामक ईरानी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो वो था बलबन। सिजदा मतलब क्या होता है? तो सिजदा मतलब होता है लेट कर नमस्कार करना, और पाबोस का मतलब होता है पाँव को चुम्बन लेना। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? तो खिलजी वंश की स्थापना किया था फिरोज खिलजी। ठीक है, जिसने सत्ता पर अधिकार करने के बाद जलालुद्दीन की पदवी धारण की थी। इसका नाम हो गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसने 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक शासन किया, और खिलजी शासकों के समय दिल्ली सल्तनत का चरम विकास हुआ। यानी कहा जाता है कि इसमें अन्य शासकों से, अन्य वंशज के शासकों से अधिक विकास इसी वंश में हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो कि इसका यानी फिरोज खिलजी का ये भतीजा था। ठीक है, अलाउद्दीन का 20 वर्ष का शासन सल्तनत का इतिहास एक महत्वपूर्ण अध्याय है। वह एक दूरदर्शी शासक था। दूरदर्शी मतलब होता है फ्यूचर में देखने वाला। यानी कि आज हम पढ़ाई कर रहे हैं तो भविष्य में किस क्षेत्र में जाएंगे अभी से हम लोगों का तय करना पड़ेगा। ठीक है, भविष्य में हम लोग का क्या बनना है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो, अभी से उस क्षेत्र की ओर ढलो। अगर जिंदगी में अगर लक्ष्य नहीं बनाकर पढ़ोगे तो जिंदगी तुम्हें लक्ष्य बनाने नहीं देगी। इसीलिए लक्ष्य एक बनाना जरूरी है। अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर वाले क्षेत्र में तुम बायोलॉजी पढ़ो। अगर तुम पढ़ लिख करके एक IAS ऑफिसर, एक सरकारी जॉब लेना चाहते हो तो उस क्षेत्र में तुम ज़्यादा ध्यान दो। अब ये तय तुम्हें करना पड़ेगा कि तुम किस क्षेत्र में जाना चाहते हो। सबसे पहले उसने गुजरात, मालवा और राजपूताना पर अधिकार जमाया। इसके बाद दक्षिण विजय की योजना बनाई, और जिसमें उसे अपार धन संपत्ति हाथ लगी थी। यानी कहा जाता है कि जिस समय फिरोज खिलजी शासन में था, जिस समय उसका शासन चल रहा था, उसी समय इसने दक्षिण भारत में युद्ध किया और युद्ध में राजाओं को हराया, और उससे बहुत सारे धन संपत्ति का हाथ लगा। इससे सल्तनत कालीन का केंद्रीय कोष में समृद्धि हुआ। अलाउद्दीन ने कर प्रणाली में व्याप्त सुधार किए। सर्वप्रथम उसने दोआब यानी 2 नदियों का क्षेत्र को दोआब कहते हैं। वो कौन कौन सा नदी था? तो गंगा और यमुना नदी के बीच वाले क्षेत्र में लगान की दर वृद्धि का आदेश दिया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने ही सर्वप्रथम दोआब पर टैक्स में वृद्धि का आदेश दिया था। सेना में सुधार के लिए उसने अनेक कार्य किए थे। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की थी। अब दोस्तों यहाँ पे हुलिया मतलब इसका चेहरा, कि चेहरा किस तरह से सैनिक का रखा जाना है और घोड़े को दागना है। कहा जाता है कि इसके
शासन काल में जो भी युद्ध हुआ करता था उसमें उसका सैनिक लोग जो थे घोड़े को मतलब बीमार कह के या किसी तरह से उसका प्रॉब्लम कह के और उसे दूसरा घोड़ा खरीदवा लिया करते थे। तो इससे अलाउद्दीन खिलजी का धन संपदा में कमी होती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागना शुरू कर दिया और सैनिकों का हुलिया भी रखना शुरू किया था। सर्वप्रथम यही शासक था सल्तनत काल का जिसने घोड़े के दागने और सैनिकों का हुलिया रखने का काम किया था। शेर शाह और अकबर ने भी इस प्रथा को जारी रखा। कुतुब मीनार के पास उसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है और उसी मीनार के पास में अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण क्या था तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पर विशेष जोर दिया था। उसकी विस्तृत जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की तारीख ए फिरोज शाही से मिलती है। दोस्तों कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का पूरे विश्व पर अधिकार जमाना उसका सोच था और उसका चाह था, लेकिन किसी के समझाने के बाद इसने विश्व विजेता बनना छोड़ दिया और पूरे भारत पर ये कब्जा करना चाह रहा था। तो भारत पर कब्जा करने के लिए इसका धन की आवश्यकता थी। तो उस धन को पूरा करने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरुआत किया था, जिससे इसका धन में बढ़ोतरी हुआ। ठीक है, लेकिन इसका सपना कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाता है। अलाउद्दीन ने इसके तहत कई नए पदों का सृजन किया। अब कौन कौन से पद थे तो पहला पद है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत यह व्यापारियों और बाज़ारों पर पूर्णतः नियंत्रण रखता था। दीवान ए रियासत व्यापारी और बाज़ार पर पूरी तरह से कंट्रोल रखता था। सहना ए मंडी यह बाज़ार का अधीक्षक होता था, यानी अधीक्षक यानी कि बाज़ार को देखरेख करने वाला, जहां सभी व्यापारियों को इनके दफ्तर से अपने को पंजीकृत करना पड़ता था। पंजीकृत का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। आगे है बरीद। प्रत्येक बाजार का निरीक्षण ये करता था, जिसका नाम था वजीर। इस पद का नाम था वरीद। ओके, उसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से उतना ही मांस काटने का आदेश दिया था। यानी बरीद को अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही खौफनाक घटना करने को आदेश दिया था। बरीद को यह आदेश दिया था कि जो व्यक्ति बाजार में कम तौलता है उसके शरीर से उतना ही मांस काट लो। ओके, बहुत ही खौफनाक ये राजा था। इन प्रयासों के तहत बाजार में वस्तुओं की कीमतें पर अंकुश लगाया। यानी कहा जाता है कि बाजार में पूरे दिन एक तरह के साल एक तरह के उस वस्तु का कीमत रहा करता था। अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य आम लोगों की राहत पहुंचाना था। कहा जाता है कि इसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा काला बाजारी हुआ करता था, जिसको रोकने के लिए ये नियम अपनाया था। अब इसके बाद खिलजी वंश का समाप्त होता है और उसके बाद आता है तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की नींव डाली थी, यानी स्थापना की। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। इसके 5 वर्ष बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है, यानी 1320 से 1325 ईस्वी तक गयासुद्दीन तुगलक शासन करता है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है। वह कुशल और साम्राज्यवादी शासक था, यानी अपने साम्राज्य को, अपने क्षेत्र को बढ़ाना ये भी चाहता था। इस लगभग 2.5 दशक तक शासन किया। इसने लगभग 2.5 दशक तक शासन किया, यानी लगभग 25 साल तक इसने शासन किया था। उसने दक्षिण के राज्यों पर अधिकार जमाए रखने के लिए 1326 ईस्वी में दिल्ली से राजधानी दौलताबाद परिवर्तित कर दिया था।
आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत काल का जिसने अपनी राजधानी दिल्ली को दौलताबाद में परिवर्तित किया था। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। उसने सिक्के में सुधार करके अनेक प्रकार के सिक्के जारी किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। उसके शासनकाल में मोरक्को के यात्री जिसका नाम था इब्न बतूता, ये कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। ठीक है दोस्तों, अब बताइए, इसको भी नाम हम लोग का पढ़ना पड़ रहा है। आज हम लोग भारत में कहीं भी घूम जाते हैं तो हम लोग का कोई जानने वाला नहीं है और इसके बारे में आज हम लोग का पढ़ना पड़ रहा है। कोई बात नहीं है, अगर हम इसके जैसा आज हम बन जाते हैं तो हम लोगों का भी इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा। ओके, तो इसी के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था और उसके समय ही दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। यानी तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। उसने दीवान ए आसिर को ही की स्थापना की थी। वह अरबी, फारसी सहित कई भाषाओं एवं ज्ञान में पारंगत था। इसके बावजूद उसने कई निर्णय और विवादों से भरे रहे थे। यानी इसके शासनकाल कहा जाता है कि बहुत ही संघर्षशील गुजरा और इसने जनता को उतना खुश नहीं रख पाया। ओके, यहाँ थोड़ा सा इब्न बतूता के बारे में लिखा है तो देख लेते हैं। इब्न बतूता मोरक्को का एक निवासी था। वह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। सुल्तान ने उन्हें दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। काजी मतलब एक प्रकार का जो अभी जज का पद होता है, तो उस समय उसे काजी कहा करते थे। जो न्याय करने वाला होता है उसे काजी कहा करते थे। तो उसने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया था इब्न बतूता को। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय के घटनाओं का वर्णन अपनी पुस्तक जिसका नाम है रेहला, इसमें किया है। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अभी हम लोग तुगलक वंश ही पढ़ रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है और उसके शासनकाल में राज्य एवं प्रजा दोनों संपन्न थे। सिंचाई कर लेने वाला वह सल्तनत काल का पहला शासक था। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंचाई कर लेने वाला दिल्ली सल्तनत काल का पहला शासक कौन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। उसने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर शहर को बसाया था। हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर शहर बसाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दासों के लिए दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी। इसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश की संस्थापक कौन था? तो ये था खिज्र खां। ठीक है, उसे अमीर तैमूर ने अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। ठीक है, और उसने दिल्ली का वास्तविक शासक दौलत खां को पराजित करके सैयद वंश की नींव रखी थी। तो ये एक राज्यपाल था जो कि अमीर तैमूर एक शासक था उस समय, तो उसका राज्यपाल था और उसने क्या किया कि दिल्ली का जो वास्तविक शासक था जिसका नाम था दौलता खां, उसको हरा करके और सैयद वंश की नींव रखी थी, स्थापना की थी। वह अपनी लोक कल्याणकारी गतिविधियों और प्रशासन में मानवीय दृष्टिकोण के लिए दिल्ली के जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय था। इसके बाद के सुल्तान आपसी लड़ाई में उलझे रहे। 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना होती है। तो सैयद वंश में इतना ही पढ़ना है। चूँकि दोस्तों ये क्लास 7th का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि इसका इतिहास तो एक पूरा बुक ही है। ठीक है, तो हम लोग का उतना नहीं पढ़ना है। इसमें जो जानकारी किताब में दी गई है, जो जानकारी बुक में दी गई है, उसी को हम लोग का पढ़ना है और आगे बढ़ना है। इसके बाद लोधी वंश, यानी इतिहास में हम एक प्रकार से बेस बना रहे हैं। ठीक है, और अगर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट कि
इसके बारे में पूरा डिटेल बताइए, तो वो भी बताएंगे, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा तो, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में लोदी वंश अंतिम शासक था, यानी सल्तनत काल का अंतिम शासन करने वाला शासक जो था यानी वंश था लोदी वंश। 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की और प्रथम अफगान राज्य की इसने स्थापना किया था। उसका अधिकतर समय विद्रोह के दमन में, विद्रोह को नष्ट करने में बीता और बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक यानी 38 वर्ष तक शासन किया था। कौन? बहलोल लोदी। उसने दिल्ली सल्तनत की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया। जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय सबसे बड़ी उपलब्धि इसका थी, यानी जौनपुर शहर को दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया था। इसके बाद आता है लोदी वंश का दूसरा पराक्रमी शासक जिसका नाम है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का मूल नाम था निजाम खां। बहलोल लोदी के मृत्यु के बाद 1489 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान इसने बना। उसने सीमा विस्तार के साथ साथ आर्थिक सुधारों पर भी जोर दिया था। भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी नामक एक प्रमाणिक माप प्रारंभ किया था, और यानी भूमि के माप के लिए एक प्रकार से गज ए सिकंदरी नामक एक प्रमाणिक मतलब होता है यंत्र, है ना, मतलब नापने भूमि जमीन नापने वाले एक यंत्र, उसी ने प्रारंभ किया था, और जिसमें 39 खाने थे, और यह मुगल काल तक प्रचलित रही। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और उसका मकबरा दिल्ली में है। तो ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आगरा शहर को किसने बसाया था, तो ये था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर को बसाया था। इसकी मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़ा पुत्र इब्राहिम लोदी 22 नवंबर 1517 ईस्वी को गद्दी पर बैठता है, और वह लोदी वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है, और भारत में नए वंश जिसका नाम है मुगल वंश, उसकी स्थापना बाबर ने करता है। मुगल वंश के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे, जो कि ये हम YouTube पर वीडियो अपलोड कर दिए हैं मुगल वंश की पूरा। अब हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का विस्तार। दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, दिल्ली सल्तनत के शासकों ने समय समय पर अपनी सीमा विस्तार किया। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सल्तनत का क्षेत्र विस्तृत नहीं था। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत का जो क्षेत्र था वो कैसा था, तो सीमित था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान देते हुए बंगाल, बिहार और ग्वालियर पर अधिकार जमाया था। क्षेत्र विस्तार में कई कठिनाइयों का भी सामना किया था। दिल्ली से दूर बंगाल और सिंध तक के प्रांतों का नियंत्रण बहुत कठिन था। शासकों द्वारा बगावत, युद्ध या खराब मौसम के कारण भी दिल्ली सल्तनत के अधीनस्थ राज्यों से संपर्क टूट जाता था। ओके, यानी कहा जाता है कि उस काल में जिस समय दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, उस काल में मतलब सीमित क्षेत्रों पर शासन करने का मौका मिला। ठीक है, आगे लिखा है कि अफगान की ओर से हमला होने की आशंका बनी रहती थी। ठीक है, बाद के दिनों में साम्राज्य का विस्तार मुख्य रूप से गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक इसके शासनकाल में देखने को मिलता है। यानी इन सभी राजाओं ने, इन सभी शासकों ने अपने क्षेत्र को विस्तार पे बहुत ज़्यादा महत्व दिया। भारत में आरिज यानी कि सैन्य विभाग की स्थापना सर्वप्रथम बलबन ने किया था। ओके,
उसने आंतरिक विद्रोहों को दमन बलपूर्वक किया था। किसने? बलबन ने। बलबन ने, आप पिछले वीडियो में देखें कि बलबन ने ही 40 सरदारों का जो दल था तुर्कान चहलगानी, इसी का दमन इसी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सल्तनत का प्रसार दक्षिण भारत तक हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत का प्रसार दक्षिण भारत तक हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है और उसने देवगिरी, तेलंगाना, द्वार समुद्र और पांड्य दक्षिण भारत के मध्य प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने का प्रयत्न किया। आगे हम लोग पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के सेनाओं की शुरुआती व्यवस्था में अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्षों के बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त करके और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों का फैसला सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर भी वसूलते थे। ठीक है, आगे हम लोग 12वीं शताब्दी के आखिरी दशक में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें बनी हुई थी। 12वीं शताब्दी में यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए और जिसमें प्रथम शहर में स्थित था। इतिहास में इस शहर को दिल्ली एक कोहना, यानी आज का जो दिल्ली है उसे दिल्ली एक कोहना कहा जाता था। बाद में इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार के तीन सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया और फिरोज शाह तुगलक, यानी इन तीनों सुल्तानों ने मीनार को निर्माण करवाया था। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह। आगे हम लोग पढ़ेंगे उस जमाने की मस्जिद के बारे में। मस्जिद क्या होती है? तो यह एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा यानी घुटने पर माथा टेक करके करते हैं। ठीक है, अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं और नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से अनेक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। यानी एक प्रकार से एक क्या होता है, इमाम जो होता है एक प्रकार का मतलब मुसलमान धर्म में नेता होता है। इसी ने मस्जिद में नमाज हर शुक्रवार को अदा करवाता है और धर्म उपदेश देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह खड़े करके खड़े होते हैं, मुंह करके खड़े होते हैं, यानी पश्चिम साइड में, मस्जिद में पश्चिम साइड में क्यों? क्योंकि भारत में मक्का जो है पश्चिम की ओर पड़ता है, इसीलिए पश्चिम दिशा में मुंह करके मुसलमान खड़े होते हैं और अपना नमाज अदा करते हैं। मक्का की ओर दिशा को क्या कहते हैं? किबला कहते हैं, किबला कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे बेगमपुर मस्जिद के बारे में। यह एक मस्जिद है जिसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया गया था और दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह, जो कि विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। आगे हम लोग बढ़ते हुए कोट की मस्जिद के बारे में पढ़ेंगे। सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। कोट की मस्जिद। दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। राज्य में शासन व्यवस्था को बनाए रखना किसी भी शासक के लिए एक बड़ी चुनौती होती थी। अपनी सल्तनत को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले इल्तुतमिश ने सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त किया था। इन गुलामों को
फारसी में बंदगा कहा जाता था, और इन्हें सैनिक की सेवा के लिए खरीदा जाता था। यानी उस समय गुलाम को खरीदा जाता था बाजार से। सल्तनत की सुरक्षा और स्थायित्व सैनिक पर निर्भर होने के कारण सुल्तानों ने राजस्व का अधिकांश भाग सेना पर खर्च किया। ओके। सल्तनत के प्रारंभिक काल में प्रांतों का स्वरूप निश्चित नहीं था। अविजित अर्धविजित क्षेत्र को अमीरों में बांट दिया जाता था। इन अमीरों का कार्य उन क्षेत्रों को जीत करके उन पर नियंत्रण स्थापित करना था। उसके क्षेत्र को एकता और अमीरों की मुक्ति कहा जाता था। जब सल्तनत काल में स्थापित होने लगा तो सुल्तान स्वयं नए क्षेत्र को जीतते थे और विजित प्रदेशों को क्षेत्रों में विभाजित करके उन पर अमीरों को नियुक्त कर देते थे, और उससे जो टैक्स आता था वो अपने खजाने में जमा करते थे। सुल्तान इन अमीरों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण भी करते थे। 14वीं शताब्दी में प्रांतों को उपखंडों में विभाजित किया, और जिसे सिख कहा जाता था। यानी 14वीं शताब्दी में अपने प्रांतों को, अपने क्षेत्रों को जो विभाजित किए थे, उससे एक हिस्से को सिख कहा जाता था। इसका मुख्य अधिकारी सिकदार कहलाता था। कुछ समय बाद सिक्कों को परगना उपखंडों में विभाजित किया गया, और जो कई गांवों के समूह होता था, यानी कई गांव मिलाकर के परगना कहा जाता था उसको। ठीक है। जब सल्तनत का पतन होने लगा तब सिख को सरकार तथा परगने को सिख कहा जाने लगा, और परगना महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई थी क्योंकि इस स्तर पर प्रशासन और जनता के बीच में नज़दीक संपर्क था। अब हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत कालीन कुछ अधिकारी के बारे में। एकता क्या होता था? तो वह भूमि जो सैनिक को वेतन के बदले दिया जाता था, जिसे एकता कहा जाता था। आमिल क्या होता था? तो सिकदार होता था। अभी हम लोग सिकदार के बारे में पढ़े। मुशरिफ, यानी मुशरिफ को अमीन कहते थे, जमीन को नापने वाला। मुखिया, जिसे मुकदम कहा जाता था। साहिब ए दीवान, राजस्व अधिकारी, यानी टैक्स रिलेटेड जो भी काम होता था वो साहिब ए दीवान करता था। सल्तनत कालीन की नई न्याय व्यवस्था। सल्तनत काल में न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान होता था। उसका कर्तव्य शरीयत यानी इस्लामिक कानून के अनुसार न्याय का संपादन करना था। उसकी सहायता के लिए दीवान ए कजा यानी कि मुख्य न्यायाधीश होता था। सुल्तान के सहायता के लिए कौन होता था? तो दीवान ए कजा होता था। ओके। सरकार के कर्मचारी के विरुद्ध शिकायतों पर सुनवाई के लिए वह दीवान ए मजलिम के न्यायालय में बैठता था। यह एक अदालत सप्ताह में 2 बार लगती थी और मुख्य काजी उसकी सहायता करता था। साधारण रूप से दीवानी तथा फौजदारी मुकदमे का निर्णय काजी ए मामलिक मुख्य काजी करता था। काजी मतलब जज। प्रांतों तथा नगरों में काजी नियुक्त किए जाते थे। काजी एवं मुफ्ती का पद जो था वंशानुगत था। काजी और मुफ्ती का पद वंशानुगत था। न्यायालय में कानून की व्यवस्था करने के विधि विशेषज्ञ व मुफ्ती होते थे। दंड प्रधान कठोर था। प्रायः अंग विच्छेद या मृत्यु दंड तय किया जाता था। अंग विच्छेद का मतलब होता है कि जैसे हाथ काट लिया जाएगा, पैर काट लिया जाएगा, इस तरह से अंग विच्छेद दंड होता था। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा अपने झारखंड के बारे में। दिल्ली सल्तनत का झारखंड पर प्रभाव, कौन कौन से सल्तनत कालीन शासक झारखंड पे आए और किस तरह से उस समय का झारखंड था। खिलजी वंश के समय झारखंड सल्तनत के संपर्क में आया। 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड के रास्ते नदियां यानी आधुनिक पश्चिम बंगाल पर आक्रमण किया था। नदिया के आक्रमण के समय बख्तियार खिलजी ने बनारस
पिठौरिया मार्ग का अनुसरण किया था, यानी इसका फॉलो किया था। बंगाल विजय में झारखंड के जनजातियों ने जंगल साफ करने और तीरंदाजी के लिए शाही लश्कर में शामिल किया गया था। इल्तुतमिश और बलबन के शासनकाल में झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण प्रभावशाली एवं शक्तिशाली राजा था। यानी कि बलबन और इल्तुतमिश के समय कौन सा राजा था, तो हरिकर्ण था, जो कि यहाँ का शक्तिशाली माना जाता था। इसके शासनकाल में झारखंड में दिल्ली सल्तनत का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां हजारीबाग क्षेत्र में चाय चापा तक आ गया था। ये चाय चापा क्या है, तो ये क्षेत्र है, हजारीबाग का क्षेत्र है। जनरा नामक संथाल सरदार राजा चाड़ में रहता था और वह सेना के आगमन की सूचना पाकर किला छोड़कर भाग गया। उन्होंने बिहार शरीफ तत्कालीन उदंतपुरी को राजधानी बनाया था। किसने, तो ये बनाया था जनरा, ठीक है। यह मुकदम का लिखा है मखदूम शाह, यह मखदूम शाह एवं बीबी कमालो के समकालीन था, ठीक है। पलामू में इनकी हत्या कर दी गई थी और उसके शव को उदंतपुरी लाकर पीर पहाड़ी में दफनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक के समय में बंगाल के गयासुद्दीन इलियास शासक के एक बड़ी भूमि जीतकर हजारीबाग के सतगावा में अपनी राजधानी बनाई। दिल्ली के तुगलक वंश और लोधी वंश के शासक सतगावा के आगे नहीं बढ़ पाए थे, क्योंकि उन्हें शक्तिशाली नागवंशियों राजाओं ने कड़ी टक्कर दी थी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे भू नियंत्रण व्यवस्था, यानी कृषि व्यवस्था उस समय कैसा था। तो दिल्ली सल्तनत की एक मुख्य उपलब्धि कृषि से होने वाली आय थी तथा उससे संबंधित राजस्व व्यवस्था थी। इस काल की अवधि में सामान्य जमीन को 3 भागों में विभाजित किया गया था। इक्ता जमीन, खालसा जमीन और इनाम जमीन। इक्ता जमीन, खालसा जमीन और इनाम जमीन, जिसका मदद मास वक्फ जमीन। इक्ता जमीन अधिकारियों को इक्ता के रूप में मिली जमीन होती थी। इक्ता मतलब जो वेतन के रूप में जो अधिकारियों को जमीन मिलता था, ठीक है, वो होता था। खालसा जमीन सीधे सुल्तान के अधीन होता था, जहाँ का राजस्व दरबार तथा राजा के अन्य खर्चों के लिए मतलब राजस्व इकट्ठा किया जाता था। वक्फ जमीन धार्मिक व्यक्ति या संस्था को दिया जाने वाला जमीन था। वक्फ जमीन किसानों को बहाल क्या करते थे, किसानों को बलाहार कहा जाता था। मतलब उस जमाने में किसानों को बलाहार कहते थे और उसे उपज की 1/3 तथा कई बार आधा हिस्सा भी भू राजस्व के रूप में देना पड़ता था। इससे किसानों को स्थिति दयनीय हो गई थी। मुकदम एवं छोटे जमींदार साधारण किसानों को शोषण किया करते थे उस जमाने में। दोस्तों, इस तरह से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक बने रहे होंगे और वीडियो अगर पसंद आता हो या वीडियो में किसी तरह से त्रुटि होता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं इससे भी और बेहतरीन तरह से पढ़ाने का कोशिश करूँगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट किया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।